जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप लोगों के सामने ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन उस पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो स्टार्टिंग हमारे बेसिक से स्टार्ट होते हुए बोर्ड को कवर करते हुए जेई मेन तक हम लोग कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आज मैं इसका फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट क्या है कि ये चैप्टर ट्वेल्थ में पहले अच्छे से पढ़ना है। पहला चैप्टर ट्वेल्थ का ही है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्या प्री रिक्विजिट है? पहला प्री रिक्विजिट है कि आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए। बिना सेट के नॉलेज के हम इस चैप्टर को पढ़ नहीं सकते हैं। तो पहला नॉलेज हमको क्या होना चाहिए? सेट का होना चाहिए। तो मैं यहीं से एक बार कहानी को स्टार्ट करता हूं कि सेट क्या होता है। तो सेट होता है दोस्तों, सेट इज कलेक्शन ऑफ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये तो सबको पता है, 11th में सब पढ़ के आए हैं कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बट व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन रिगार्डिंग विच ऑब्जेक्ट टू इंक्लूड और विच टू एक्सक्लूड। जैसे सेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं, तो हमारा वेल डिफाइंड कहने से बस इतना मतलब है कि हम सेट के अंदर जो भी एलिमेंट को ले रहे हैं, आपने 11th में पढ़ के आया होगा कि सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बट ये डिफिनेशन में वेल डिफाइंड को सब नजरअंदाज करते हैं। तो ये वेल डिफाइंड का हमारा क्या मतलब है? कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें सेट में अगर हम किसी एलिमेंट को डाल रहे हैं तो उस डालते वक्त ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको किस एलिमेंट को सेट में लेना है और किस एलिमेंट को सेट में नहीं लेना है। सो बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन रिगार्डिंग विच ऑब्जेक्ट टू इंक्लूड और विच टू एक्सक्लूड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीम ऑफ आईपीएल। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीम ऑफ आईपीएल, तो क्या ये कलेक्शन सेट बनाएगा? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये कलेक्शन सेट बनाएगा? तो यहाँ तो आप मैंने डेफिनेशन में लिखा है वेल डिफाइंड। तो ये कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर आप सपोज करो कि आरसीबी के फैन हो तो आपके लिए बेस्ट टीम आरसीबी है। कोई दूसरा मुंबई का फैन है तो उसके लिए बेस्ट टीम मुंबई होगा। किसी के लिए कोई सीएसके का फैन है तो उसके लिए बेस्ट टीम सीएसके होगा। तो उसमें बार बार कंफ्यूजन आएगा कि एक पर्सन उसको सेट में डालेगा, दूसरा पर्सन उस एलिमेंट को सेट में नहीं डालेगा। तो यहां पे कंफ्यूजन आ गया। क्या कंफ्यूजन आ गया? कि मेंबर को चूज करते वक्त कंफ्यूजन आ गया। मेंबर को चूज करते वक्त एम्बिग्यूटी आ गया कि हमको किस ऑब्जेक्ट को सेट में रखना है और किस ऑब्जेक्ट को सेट में नहीं रखना है। इसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ होली बुक्स ऑफ इंडिया। जैसे अब जो हिंदू है उसके लिए होली बुक्स गीता है, जो मुस्लिम है उसके लिए होली बुक्स कुरान है। तो वहां पे भी कंफ्यूजन आ गया कि किस एलिमेंट को रखे और किस एलिमेंट को रखे नहीं, सेट में नहीं रखे। तो यही वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर अगर हम सेट में किसी एलिमेंट को डाल रहे हैं तो उस एलिमेंट को रखते वक्त हमें कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट को हम सेट में डालें और किस ऑब्जेक्ट को हम सेट में इंक्लूड नहीं करें। ये मेरा था 11th क्लास का बेसिक, जो इस चैप्टर में हमको यूज होगा। इसके डेफिनेशन का यूज होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट। तो अब हम फॉर्मल तरीके से 12th का जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला जो चीज हमको पढ़ना है जो है वो पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार ध्यान से देखना आप। अगर मेरे पास दो सेट है, सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है। सपोज वी हैव टू सेट, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी। एज यू ऑल नो सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, सिंपली दो सेट है, तो किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी सच दैट इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनता है? ए कॉमा बी टाइप का, जिसमें पहला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट से आता है और जो दूसरा एलिमेंट है मेरा वो दूसरे सेट से आता है। जैसे सपोज करिए कि पहला सेट है आपके पास 1,2, दूसरा सेट है आपके पास सपोज कीजिए 3,4। तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी को, यही ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको निकालते कैसे है? 1,2 क्रॉस 3,4। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है? ए क्रॉस बी में वो सारा ऑर्डर्ड पेयर आता है ए कॉमा बी जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो 1,2 क्रॉस 3,4 है। तो इस क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सकते हैं?
तो 1 के साथ हम बना सकते हैं 3, फिर हम 1 के साथ बना सकते हैं 4, 2 के साथ हम बना सकते हैं 3, और 2 के साथ क्या ले सकते हैं 4। आप इस सेट में गौर करना एक बार, इसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 और 2 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट या इधर 1 है और 2 है। तो 1 देखो आप कौन से सेट से आ रहा है, पहले वाले सेट से आ रहा है 1 2। इसका दूसरा एलिमेंट आप गौर करो 3 है, इधर 3 है और 4 है, ये कौन से सेट से आ रहा है, दूसरे वाले सेट से आ रहा है, एक ये बी सेट से आ रहा है। तो ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट आएगा वो एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक एलिमेंट पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। अगर आप बेसिक लेवल पर समझाना हो कि जैसे अगर सपोज करो कि इसमें 1 2 आ गया, इसमें दूसरे सेट में मान लो सपोज करो कि राम और श्याम आ गया, तो अगर आपको इसका ऑर्डर पेयर बनाना है तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी लिखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है। तो इस एलिमेंट को लेके पॉसिबल ऑर्डर पेयर सारा आप बना लो। तो पहला एलिमेंट को लेके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 राम, दूसरे एलिमेंट को लेके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा 1 श्याम, और फिर अगर दूसरे एलिमेंट को लेके ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 राम, और फिर क्या बनेगा 2 श्याम। तो ए क्रॉस बी क्या है, A cross B is nothing but a set of all ordered pair A comma B such that the first element A belong to the first set A and the second element B belong to the second set B. So आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे, आप यहाँ पे देखो कि A में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। A में नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके पास, Na को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 एलिमेंट है, और B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो आप गौर करके देखो कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आ रहा है, ए क्रॉस बी में आ रहा है 1 2 3 4। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ नहीं हुआ 2 into 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये तो दो एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन किए, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किए। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि इसमें नंबर ऑफ सेट्स n सेट आ जाए, आपके 12 के सिलेबस में जनरली 2 सेट पे ही बात किया जाएगा, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए एक 2 से ज्यादा सेट आ जाए, तो अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाए, तो ए क्रॉस बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ए क्रॉस बी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो सिंपली आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इन जनरल अगर इसके इन जनरल बोला जाए तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सेट ए में पहले सेट में अगर m एलिमेंट है, दूसरे सेट में मेरा अगर n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट होगा, तो a क्रॉस b में मेरा एलिमेंट हो जाएगा m क्रॉस n दैट इज इक्वल टू mn। और m का वैल्यू यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी नंबर हो सकता है, n का वैल्यू कोई भी आर्बिट्ररी नंबर हो सकता है। तो ये तो 2 सेट की कहानी थी। लेकिन अगर हम 2 सेट से ज्यादा सेट पे जाना चाहें, सपोज कीजिए कि अगर मेरी कहानी n सेट पे जाना चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास सेट है a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 एंड सो ऑन an। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ai सच दैट ai बिलोंगिंग टू i, और i का वैल्यू कहां से कहां तक 1 से लेके n तक। तो इसमें भी अगर आप टपल्स बनाने का कोशिश करिएगा तो पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से आएगा, चौथा एलिमेंट चौथे सेट से आएगा, और nवां एलिमेंट कौन से सेट से आएगा, nवें सेट से आएगा। तो इसमें जैसे कि 2 का पेयर बन रहा था, इसमें n टपल्स बनेगा। n टपल्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेट्स कितना है n। तो अगर आप इसके टपल्स को बनाइएगा तो उसमें n एलिमेंट आएगा, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से, और nवां एलिमेंट कौन से सेट से, nवें सेट से। ये इसका जनरलाइज्ड वर्जन है। मतलब कि अगर हम 2 सेट पे ही इसके डेफिनेशन को लिमिटेड नहीं रख के हम नंबर ऑफ सेट्स को कितना भी बढ़ा और कितना भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये मेरी कहानी तो यहां तक हो गई। इसके बाद 2-3 इसमें खास बात है। क्या खास बात है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला खास बात इसमें है कि आप सपोज करो कि आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 है, b इज इक्वल टू 3 4 है। अब ध्यान देना, आप a क्रॉस b अभी निकाल के आए थे तो क्या वैल्यू आया था 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। तो इस a क्रॉस b का क्या मतलब है, a क्रॉस b में वो सारा ऑर्डर्ड पेयर आया जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से आया, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आया। और सिंपली आप b क्रॉस a निकालोगे
तो कहानी बस वही रहेगी, बस क्या चेंज हो जाएगा, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट बी सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट कौन से सेट से आएगा, ए सेट से। तो बी क्रॉस ए आप डिफाइन करोगे तो ऐसे डिफाइन होगा 3,1 3,2 4,1 4,2। तो आप एक बात ऑब्जर्व करो, ए क्रॉस बी हमने निकाला तो 1,3 1,4 2,3 2,4 आया, लेकिन जैसे ही बी क्रॉस ए निकाला तो 3,1 3,2 4,1 और 4,2 आ गया। तो इन जनरल कोई भी देख के इसको बता सकता है कि इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मेरा बराबर नहीं होता है। इन जनरल ए क्रॉस बी, एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट सेट ए से आए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आए। लेकिन वहीं पे बी क्रॉस ए का मतलब है जिसका पहला एलिमेंट सेट बी से आए और दूसरा एलिमेंट सेट ए से आए। तो आप यहां देख रहे होंगे जो यहां 1,3 था वो यहां आके 3,1 हो गया, जो यहां 1,4 था वो उस सेट में भी प्रेजेंट है लेकिन वो क्या बन गया, 4,1 बन गया। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सेम होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है जबकि बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट सेट बी से आ रहा है। तो इन अ सिमिलर मैनर, अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कभी बराबर नहीं होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए? ऐसा होगा कि कभी किसी केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो जाए? हाँ, तो हो सकता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर। सपोज कीजिए आप ए को 1,2 ले लिए और बी को भी आप 1,2 ही ले लीजिए, दोनों सेट को आप सेम ले लीजिए। तो आप जैसे ही ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से लेते हैं, तो 1,1 1,2 एंड 2,1 2,2। और आप बी क्रॉस ए भी निकालने जाए तो पहला एलिमेंट आप बी से भी लेंगे तो बी का पहला एलिमेंट 1 ही है, तो 1,1 1,2 2,1 2,2। ये दोनों बात क्या है, सेम है। तो इस बात से हमको एक बात का और क्लैरिटी मिल रहा है कि ए क्रॉस बी हमेशा बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या हो सकता है, बराबर। और वो कौन सा कंडीशन है, जब हम दोनों सेट को क्या ले ले, सेम ले ले। ए को भी 1,2 ले लिए, बी को भी 1,2 ले लिए, आपका मन है तो ए को भी 1,3,4 ले लीजिए, बी को भी 3,4 ले लीजिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अराइज करती है। कौन सी पॉसिबिलिटी, आइदर ए क्रॉस बी may be equal to b cross a or may not be equal to b cross a. If the two sets are different, then usually a cross b not equal to b cross a, and if the two sets are same, then a cross b are usually equal to b cross a. अभी थोड़ी सी कहानी की तरफ और आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या और बताया जा सकता है। अब एक चीज मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूं, अगर मेरा a क्रॉस b बी क्रॉस ए के बराबर है तो क्या मेरा ये इस बात को इंप्लाई करेगा कि ए हमेशा बी के बराबर होगा? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ध्यान देना। जैसे आप देखो दोनों सेट को इक्वल लिए थे तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर आया था ऊपर वाले केस में। ऊपर वाले केस में हम क्या लिए थे कि अगर ए क्रॉस ए और बी को बराबर लिए थे तो ए क्रॉस बी मेरा बी क्रॉस ए के बराबर आया था। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं, अगर मेरा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है तो क्या हमेशा ए और बी बराबर होगा? तो मैंने मैक्सिमम लोगों को आंसर करते सुना है बराबर होगा, लेकिन बराबर होता नहीं है। ये क्यों नहीं बराबर होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। सपोज कीजिए कि हम ए को 5 ले लेते हैं, 5 मतलब एम्प्टी सेट ले लेते हैं और नल सेट ले लेते हैं, और बी को ले लेते हैं 1,2। तो आप यहां से ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कोई ऑर्डर पेयर फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले सेट के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं प्रेजेंट। तो जब ऑर्डर पेयर ही नहीं फॉर्म कर पाएगा तो ए क्रॉस बी का एंड बी क्रॉस ए का भी वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस दोनों केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए मेरा क्या आ गया, सेम तो आ गया, लेकिन क्या ए और बी बराबर था? ए और बी तो बराबर नहीं था। ए मेरा एम्प्टी सेट है जबकि बी में 2 एलिमेंट है, तो ये कैसे बराबर हो जाएगा? एम्प्टी सेट किसी 2 एलिमेंट के सेट वाले एलिमेंट वाले सेट के कैसे बराबर हो सकता है? तो ये इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर 2 सेट बराबर है देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, दिस इज ऑलवेज ट्रू। बट इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए देन इट नीड नॉट टू इंप्लाई ए इज इक्वल टू बी। कैसे? अगर पहले इसमें से कोई एक सेट को आप एम्प्टी ले ले और दूसरे सेट को कुछ भी ले ले, तो आप जब भी ए क्रॉस बी निकाले या बी क्रॉस ए निकाले दोनों का वैल्यू आएगा 5, दैट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ई, ए तो आपका बराबर आ गया लेकिन ए और बी बराबर नहीं था। अगले लेक्चर में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।